प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 के गणित में तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर चुके हैं और इसमें हमने पूर्व में सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम मसप को पढ़ने वाले हैं जो कि सार्वगुणनखंड पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं महत्तम समापवर्तक के बारे में समझना। महत्तम समापवर्तक जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, महत्तम सम अपवर्तक। ठीक है, महत्तम का मतलब हम अच्छे से जानते हैं सबसे बड़ा, और सम का मतलब समान, सार्व, उभयनिष्ठ, कुछ भी समझ सकते हैं यहाँ फिलहाल सम का मतलब समान है। ठीक है, और समान को हम सार्व भी मानते हैं। गुणनखंड और सार्वगुणनखंड के बारे में जैसे कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, तो अब हमें सिंपल करना क्या है, हमें सार्वगुणनखंड में से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ढूंढना है और वो हमारा निकल के आ जाएगा मसा। सिंपल है ना। तो महत्तम समापवर्तक हमारा क्या निकल के है, अगर हमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम उनके गुणनखंड ढूंढेंगे, गुणनखंडों में सार्वगुणनखंड ढूंढेंगे और सार्वगुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड जो सार्व होगा वो हमारा मसप होगा। ठीक है, तो परिभाषा यहाँ से एक बार सरसरी तौर पर नज़र मार लेते हैं और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है ना। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम उदाहरण की मदद ले लेते हैं। तो हमारे पास प्रयास कीजिए, हमारी पाठ्यपुस्तक में ही दिए गए उन्हीं को ले लिया मैंने। तो निम्न का मस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुल 4 प्रश्न है, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 24 और 36 से। तो जैसे कि हमने बात की थी, जब भी हम मसा निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनके गुणनखंड। और गुणनखंड निकालना तो हमने पूर्व में सीखा ही है। एक बार हल्का सा उसको और देख लेते हैं। 24 के गुणनखंड 1 गुणा 24। अब कैसे निकालते हैं ये हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 6, ये सब हम पूर्व में कर चुके हैं। तो यहाँ से गुणनखंड वही यू टर्न हमारा, और यहाँ पर पैमान आने वाले 1 2 3 4 6 8 12 24 लिख देते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, 24 के गुणनखंड। अब हमें किसके लेने हैं, 36 के गुणनखंड। तो 36 के गुणनखंड भी निकाल लेते हैं। वही शुरुआत 1 से होगी। 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9 और 6 गुणा 6। रिपीट होने शुरू हो गए हैं, यू टर्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 36 के गुणनखंड क्या निकल के आए, 1 2 3 4 और फिर 6 के बाद 9 12 18, 9 12 18 और फिर 36, ये हमारे 36 के गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सार्वगुणनखंड देखना है, जिसको सम गुणनखंड समान है जो सब में। तो अगर ध्यान से देखें तो 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है, और तो और 12 भी दोनों में है। तो ठीक है, इन सबको लिख देते हैं। तो हमने लिखा 1 2 3 4 6 और 12, ये हमारे सार्वगुणनखंड है। वैसे हम इसके बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, पूरी सार्वगुणन तक हमने समझा हुआ है। अब हमें करना है कि अब हमें सिंपल हमें मसा निकालना है, यानी कि महत्तम सम सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड हम देख पा रहे हैं, स्पष्ट है, 12 है। तो हमारा मसा निकल के क्या आ गया, 12 हो गया ना, सिंपल। तो हमने क्या किया, हमने गुणनखंड ढूंढे, फिर सार्वगुणनखंड ढूंढे और फिर सबसे बड़ा उसमें से चुन लिया, वो बन गया मस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये हम करते आए हैं, लेकिन इससे एक छोटा तरीका और है जो कि है अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो उसको भी कर लेते हैं। वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि इस गुणनखंड विधि से थोड़ा सा ज़्यादा सरल रहती है, तो आगे हम उसी को काम में लेंगे। तो इसी सवाल को 24 के अभाज्य गुणनखंड और 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा उत्तर जो हमने यहाँ पे 12 प्राप्त किया है वो आता है या नहीं। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हमने देखा था, इस तरह से करते हैं हम। 2 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग देने पर 1 आया। अभाज्य गुणनखंड करना भी हमने पूर्व में सीखा है। तो लिख देते हैं, 2 आया हमारा 3 बार और 3 आया 1 बार। ठीक है, अब बात करते हैं 36 के अभाज्य गुणनखंड की। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। ये लिखा 36, शुरुआत हम
2 से करेंगे, जो कि भाग जा रहा है 18 दफ़ा, फिर 2 का भाग जा रहा है 9 दफ़ा, और अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम देने वाले हैं 3 का भाग, जो कि 3 दफ़ा जाने वाला है। और अब हमें रुक जाना है, 2 2 बार और 3 भी 2 बार, 2 2 बार और 3 भी 2 बार। तो ये तो हमने कर लिया अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, इनमें से सार्व गुणनखंड ढूंढने हैं। तो सार्व देखें तो यहाँ पर पे 2 2 बार, एक बार दोनों में आ रहा है, कॉमन है। यहाँ पर भी 2 2 बार आ रहा है और 3 भी आ रहा है, अर्थात हमने ऐसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिए कॉमन जो दोनों में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं 2 नीचे नहीं है, यानी कि इसका जोड़ा नीचे नहीं मिल रहा और 3 का जोड़ा ऊपर नहीं मिल रहा, दोनों में होना चाहिए ना। अभी तो यहाँ फिलहाल 2 संख्याएं, 3 संख्या होती तो हम तीनों में लेकर के चलते, केवल उन्हीं गुणनखंडों को लेना है जो सब में। सार्व का मतलब तो यही होता है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 2 और 3, यानी कि 2 2 बार और 3 1 बार में कॉमन है। तो बस ठीक है, हम 2 को 2 बार ले लेते हैं और 3 को 1 बार ले लेते हैं। और जब हमने इनको गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो यही हमारा क्या निकल गया, आ गया मस। तो आपने देखा ये पूर्व वाले गुणनखंडों की तुलना में अभाज्य गुणनखंड करना सरल है। हो सकता है कुछ एक को लग रहा होगा कि नहीं मैडम पहले वाला सरल है। तो बच्चों मैं बता दूं, अभी ये संख्याएं थोड़ी छोटी हैं, जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी फिर हमें उनमें किस किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है ये जानने के लिए उतने पहाड़े भी तो आने चाहिए, जो जरूरी नहीं हमें उतने बड़े पहाड़े आते हों। तो ऐसे में अभाज्य गुणनखंड यानी कि ये वाली विधि अपनाना ज़्यादा सरल लगता है, क्योंकि हमें पता है हमें केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, ठीक है। और अभाज्य संख्या अधिकतम वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 13 15 13 17 तक ही पूछेगा, 15 तो अभाज्य संख्या नहीं होती है ना। तो वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने विभाज्यता के नियमों को भी अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पर और उसे हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमारे पास है 15 25 और 30 का हमें क्या निकालना है, हमें मसा निकालना है। तो सिंपल है, हम इन सब के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो शुरुआत 3 से करनी होगी, क्योंकि 2 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाने वाला। तो ये 5 दफ़ा गया और फिर 5 का भाग दिया तो 1 दफ़ा गया। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए, बिल्कुल 3 गुणा 5। वैसे तो हम ये मौखिक भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है। 25 का, बिल्कुल 25 का मौखिक हो सकता है, लेकिन एक बार कर लेते हैं। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड होने वाले हैं 5 5 और 1, थोड़ी सी स्पीड दिखा देते हैं। तो ये हुआ 5 गुणा 5। और ऐसे ही 30 के अभाज्य गुणनखंड के लिए हम थोड़ा सा नीचे ही ले लेते हैं। 30 चूँकि शून्य है, 2 का भाग जा सकता है और चला गया 3 5 और 1, अर्थात 2 गुणा 3 गुणा 5। अब बच्चों आप मुझे बताओ इनमें सार्व गुणनखंड क्या है। तो सार्व गुणनखंड हमने देखा यहाँ पर पे 2 यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। ऐसे ही 3 यहाँ पर है तो 3 बीच वाले में नहीं है, तो हम ऐसे में नहीं लेंगे। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है जो सब में हो, जो जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनके गुणनखंडों में उसे होना चाहिए। तो सार्व गुणनखंड तो नहीं है, सार्व गुणनखंड 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, कौन बचा, केवल 5, वो भी 1 बार। क्योंकि यहाँ 2 बार है तो यहाँ 1 बार है तो 1 बार ही लेंगे ना, अर्थात हमें कम से कम लेना होगा। तो यहाँ पर पे हमारा सार्व गुणनखंड क्या निकल के आया, 5। और वैसे तो ये अगर और संख्या भी होती, जैसे पूर्व में था, यहाँ पर तो संख्याएं थी ना, बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड मिल गए थे हमें, 2 2 3, तो उनको गुणा करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर पे तो हमें केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड मिला है, तो ठीक है, इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में पर्याप्त है। तो 15 25 और 30 का मान से क्या निकल के आया, 5। तो बच्चों जैसे हम जानते हैं सार्व गुणनखंड हमेशा छोटा निकल के आता है, याद है ना हमें, सार्व गुणनखंड हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा निकल कर आता है। और छोटा निकल के आता है तो इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि उसका भाग दी हुई संख्याओं में, अर्थात 25 में, 30 में और 15 में 5 का, जो कि हमारा क्या निकल के है, मस, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ मस को जब जब हमें कभी कोई संख्या ऐसी निकालनी होगी जो दी गई संख्याओं से छोटा उत्तर आना है, महत्तम समाप्त पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है तीसरा। अब 8 और 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और फिर उसका सार्व गुणनखंड निकालेंगे, और अगर वो 2 3 ज़्यादा सार्व अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में हम उनका गुणा करके उत्तर निकाल देंगे। तो 8 की बात करें तो यहाँ पे आया 2 4 2 और 1, जो कि है 2 गुणा 2 गुणा 2। अब बात करते हैं 12 की। तो 12 के लिए वापस इसी प्रकार से करेंगे, 12
6, 3 और 1, 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब हमें इनके निकालने सार्वभाज्य गुणनखंड। तो सार्व अगर देखें यहाँ पर पे तो 2 दोनों में है, 1 और 2 दोनों में है, लेकिन 1 और 2 ऊपर है तो नीचे नहीं है, नीचे 3 है तो ऊपर नहीं है, तो ऐसे में तो जोड़ा नहीं बनाना। तो ऐसे में हम इन 2 और 3 को छोड़ देंगे। तो हमने देखा यहाँ सार्वगुणनखंड के रूप में 2 और 2 निकल के आया, और इनको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास मान क्या निकल के आएगा, 4, जो कि इन दी गई 2 संख्याओं का क्या है, मस। और हम अच्छे से जानते हैं 4 का भाग 8 और 12 में पूरा पूरा जाता है 2 दफ़ा और 3 दफ़ा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ रही है ना कि छोटी संख्या आई और ऐसी संख्या आई जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा जाता है। अब बात करते हैं 12, 16 और 28 की, जो कि हमारा अंतिम सवाल है। तो ठीक है, पहले 12 की बात कर लेते हैं। शुरुआत 2 से करेंगे, फिर 2 का भाग जा रहा है और अब 3 का ही जाएगा, तो मान निकल के आया 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम 16। तो 16 के लिए हमें अब 16 को लेना होगा और शुरुआत वापस से 2 से करने वाले हैं। तो मान निकल के आया 8 और ये आया 4, फिर 2 का भाग दिया 2 और फिर 2 का भाग दिया तो 1, अर्थात 2 कितनी बार आया, 4 बार। 1, 2, 3, 4 आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट हमारे पास संख्या है 28। तो 28 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। शुरुआत वही, इकाई के स्थान पर 8 है तो 2 का भाग जाएगा, 14 और 14 में 2 का भाग 7 दफ़ा, और 7 में तो 7 का ही भाग जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 28 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, अब हम वही सार्व ढूंढना है ना, तीनों में ऐसा अभाज्य गुणनखंड ढूंढना है जो तीनों में हो। तो देखा ये 2 तीनों में है, 1 और 2 तीनों में है, और अब बचे हुए जो भी हैं वो सबके साथ नहीं चल रहे हैं, अर्थात 7 यहाँ है तो बाकी में नहीं है, 3 ऊपर है तो बाकी में नहीं है, और 2 बीच में है तो वो भी नहीं है। तो उन सबको हम नहीं लेने वाले हैं, हम तो सबको 7 जो सबकी सहमति से आएगा उसी को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखा 2 और 2, अर्थात मस पर निकल के आ गया 4। अब हम समझ गए ये वो संख्या है जिसका भाग 12 में भी पूरा पूरा जाता है, बिल्कुल 3 दफ़ा जाता है, 16 में भी पूरा पूरा जाता है 4 दफ़ा, और 28 में भी भाग पूरा पूरा जाता है 7 दफ़ा। तो ये इनके क्या है, मस है जो इनको पूरा पूरा विभाजित करते हैं। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चारों के चारों प्रश्न जो कि महत्तम समाप्त वर्तक पर आधारित थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और महत्तम समाप्त वर्तक को इसने अच्छे से आपको समझा भी दिया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ, नए उदाहरणों के साथ। जुड़े रहिए। धन्यवाद।